स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 उसको पूरा प्रूव भी कर लिया था। अब हमें गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन करने हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई ना कोई एप्लीकेशंस क्वेश्चन में इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो पहला एप्लीकेशन है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। पहला एप्लीकेशन क्या है? क्वेश्चन है कि डिराइव करना है हमको, डिराइव कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आप जानते हो, डिराइव कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस के फिजिक्स में कई सारे लॉज हैं, तो वो वाला गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है उसको यूज़ करिए और कूलॉम्स लॉ बताइए। कूलॉम्स लॉ वो कहता है वो हमको गॉस लॉ से निकाल के दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास में Q वैल्यू का सोर्स चार्ज है, Q वैल्यू का सोर्स चार्ज, और इससे R डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस R है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब हमें गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू सिग्मा क्यू। क्या था गॉस लॉ का स्टेटमेंट? कि किसी भी क्लोज बॉडी से, वहाँ पर क्लोज वाली बात जरूर वहाँ पर ध्यान दें, इसलिए जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट 1 था और जो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट 2 था उसमें जो बॉडी थी वो क्लोज वाली थी। तो क्या था गॉस लॉ कि किसी भी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा किसके? उस चार्ज के बराबर होगा जो कि उस बॉडी के अंदर इनक्लोज हुआ है। तो यहाँ पर जो ये सिग्मा क्यू है, ये टोटल इनक्लोज चार्ज है, टोटल इनक्लोज चार्ज। और ये जो चार्ज है वो कौन इनक्लोज करता है? तो इनक्लोज करने वाले का नाम है क्लोज बॉडी। ठीक, ये हम जान चुके हैं, ये गॉस लॉ कहता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। पहला हमको चाहिए क्लोज बॉडी और दूसरा उस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें जो हमारे पास में गिवन है, उस गिवन को अगर देखें तो हमारे पास में केवल एक चार्ज गिवन है जो कि Q वैल्यू का है और ये सोर्स चार्ज है, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इसका ये मतलब है। और R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हमें गॉस लॉ लगाना है। तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस R के बराबर रेडियस लेकर के बच्चों एक स्फीयर बना लिया। ये स्फीयर हमको दिया नहीं गया था, ये स्फीयर हमने बनाया। और कभी कभी गॉस लॉ लगाने के लिए आप एक क्लोज बॉडी बनाओगे, जो क्लोज बॉडी आप बनाओगे वो कहलाती है गॉसियन सरफेस। ये जो मैंने स्फीयर बनाया वो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपने स्फीयर ही क्यों बनाया, आप कुछ और भी तो बना सकते थे। बच्चों ये क्वेश्चन जो है इस पर डिपेंड करता है, इसका जो आंसर है इस पर डिपेंड करता है कि कोई बात नहीं, आप स्फीयर मत बनाइए, आप किसी और तरीके की गॉसियन सरफेस बना लीजिए, क्योंकि आपको तो केवल एक ही काम करना है कि क्लोज बॉडी मिल जाए। क्लोज बॉडी बहुत तरीके की होती है। क्लोज बॉडी क्यूब जैसी भी हो सकती है, क्लोज बॉडी आपकी जो है इरेगुलर शेप में हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है,
क्लोज बॉडी सिलिंड्रिकल भी हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया जा रहा था तो आपसे ये कहा जा रहा था कि जब कभी आपको ये मौका मिलता है कि आप एक सरफेस चुनें तो आप एक ऐसी सरफेस का सिलेक्शन करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक एक लाइंस को फ्लक्स में बदल दे। तो याद आ रहा होगा कि इससे इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो चारों तरफ होंगी और उन सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हमें फ्लक्स बनाना है तो केवल स्फीयर के अलावा तो और कोई दूसरी चॉइस तो है नहीं, और इसलिए हमने यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई। जैसे ही स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बना ली तो अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा, गॉस लॉ लगाए तो गॉस लॉ कहता है 1/ε0 इनटू वो चार्ज जो इस सरफेस के अंदर बंद है, तो कितना चार्ज बंद है, क्यू वैल्यू का चार्ज बंद है। तो लीजिए गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया Q/ε0, ये इक्वेशन बना है। ठीक, गॉस लॉ लगाने के बाद ये रिजल्ट है। और अब हमको एक रिजल्ट ये भी पता है कि किसी भी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन और E डॉट dA। ये कैसे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ कि एक्सपेंशन मेथड कैसे चलता था। आपको इस स्फीयर से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हमने क्या किया कि इस स्फीयर में छोटा सा एरिया ले लिया dA और इस छोटे से एरिया में इस चार्ज पर छोटा सा सॉलिड एंगल बना दिया d ओमेगा। एक्सपेंशन मेथड क्या होता था कि जब हम टोटल फ्लक्स निकालते थे क्लोज बॉडी से तो पहले हम किसी छोटे से एलिमेंट्री एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स निकालते थे और बाद में इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लेते थे, तो वही कामयाबी किया जा रहा है। ये जो आपका बड़ा सा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, हमने इसमें छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया dA। इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया dA ने इस चार्ज पर जो एंगल बनाया वो d ओमेगा बनाया। इस छोटे से एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा वो निकाल लिया जाए, तो छोटा सा फ्लक्स होगा d phi e। फ्लक्स के सारे फार्मूले आपको याद होंगे। फ्लक्स का एक फार्मूला था नंबर ऑफ लाइंस, एंड नंबर ऑफ लाइंस अगर आप ऐसी सिचुएशन देखते हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिन सकते हो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लिंक हैं, वो जो टोटल लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक तो रिजल्ट ये था, और दूसरा रिजल्ट हमारा आया था E इंटू एरिया इंटू में कॉस थीटा, ये भी याद होगा। ये फार्मूले हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते समय कराए हैं। तो यहाँ पर मुझे छोटा सा फ्लक्स चाहिए, तो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया छोटा सा एरिया दिए है, आगे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। और आपको पता है कि अगर ऐसे लिखा जाए P डॉट Q बराबर होता है PQ cos थीटा, यानी PQ cos थीटा इज इक्वल टू है P डॉट Q। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं d phi e इज इक्वल टू E डॉट एरिया वेक्टर। छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी छोटा ही होगा, छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी छोटा ही होगा। और अगर आप एरिया वेक्टर बनाना चाहें तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये रहा एरिया वेक्टर। तो ये देखिए इस छोटे से एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स आ गया। आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे d phi e, ये आ जाएगा phi e बराबर
इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस क्लोज है तो क्लोज का साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा E डॉट डी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था फाई डी बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने इस वाले फाई डी की जगह पर ये क्यों लिख दिया वो हमने यहाँ पर आपको समझाया। और ये बराबर किसके है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ओपन कर लिया है, जैसे P डॉट Q होता है पी क्यू कॉस थीटा, ऐसे E डॉट डी ए क्या हो जाएगा, E डी ए और कॉस थीटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और आगे मूव करते हैं, E डी ए और देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। Q बाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यों होगी, इस पर भी बात कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, देखो डिस्टेंस तो आ रही है ना, चाहे यहाँ निकालें या ये निकालिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो r है। अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आपको अच्छे से याद है, पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे इस जगह पर किसको रखना पड़ेगा, आंसर है 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। सोचो कि रख दिया, जैसे तुमने 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया, तो ये वाला चार्ज उस पर जो है रिपल्सन वाला फोर्स लगाएगा, क्योंकि जिस चार्ज को आपने चुना हुआ है वो पॉजिटिव है और अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज जब आपने यहाँ रखा तो ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज पर रिपल्सन वाला इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और जो डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है। तो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी ए दोनों लोग कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इस फार्मूले में जो ये थीटा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आप अपना 11th स्टैंडर्ड में जब आप लिखो P डॉट Q बराबर पी क्यू कॉस थीटा, थीटा क्या है, P और Q के बीच में बनने वाला एंगल। इसी तरीके से E डॉट डी ए की जगह पे लिखा E डी ए कॉस थीटा, तो थीटा का मतलब होगा E और डी ए के बीच बनने वाला एंगल, जो कि वहाँ पर 0 लिख दिया आपने, यहाँ पर कॉस 0 होगा। और आगे मूव करते हैं, ये आ गया E डी ए और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशंस के अंदर केवल वो रहते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट कभी इंटीग्रेशंस के अंदर नहीं रहता। जैसे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो फिक्स होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है। तो पोजीशन अगर फिक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फिक्स। हमें r डिस्टेंस पे ही रहना है हमेशा, चाहे हम यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, डिस्टेंस कैसे है, फिक्स है, यानी पोजीशन फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फिक्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन के अंदर केवल डी ए रह गए और Q बाई एप्सिलॉन। अब डी ए क्या है, व्हाट इज डी ए, छोटा सा एरिया डी ए है। लेकिन जब इस पर इंटीग्रेशन लग गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, टोटल एरिया। एक्सपेंशन मेथड याद है ना, छोटा सा लेंथ डी ए, इंटीग्रेशन लगा दो टोटल लेंथ। तो यहाँ पर जो डी ए है वो छोटा सा एरिया है, लेकिन इंटीग्रेशन लग गया तो टोटल एरिया। तो आपने जो सरफेस चुनी है, स्फेरिकल वाली चुनी है, गॉसियन सरफेस आपने स्फेरिकल सेलेक्ट किया है, जिसका भी रेडियस क्या है, r है। तो पूरी गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा, तो स्फीयर का एरिया फार्मूला क्या होता है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे और हमने गॉस लॉ लगाया और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई है। अब फार्मूला होता है बच्चों E बराबर
फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज इंटू ई। फोर्स बराबर टेस्ट चार्ज को क्या ले लें, क्यू जीरो। जनरल वे में हम लोग टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं। क्यू मीन्स चार्ज, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन वाला, ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया टेस्ट वाला, जो हमेशा टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट ले लिया, और ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ध्यान से आप देखो, ये कूलाम्स लॉ है कि नहीं। ये कूलाम्स लॉ क्या होता है, अगर हम लोग आर डिस्टेंस पर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लें Q0, तो Q सोर्स चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसको आप कूलाम्स लॉ से निकालोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो बिल्कुल यही तो आया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 माने सोर्स चार्ज, Q2 माने टेस्ट चार्ज। तो ये जो मिला, ये जो फार्मूला मिला, ये कूलाम्स लॉ है, ये कूलाम्स लॉ है। और ये कूलाम्स लॉ हमें किसकी हेल्प से मिला है, इस पूरे के पूरे डिस्कशन में हमने गॉस लॉ यूज किया है, और गॉस लॉ से कूलाम्स लॉ मिला है। कहीं कोई दिक्कत हो देख लीजिए, बताइए। जहाँ पर कुछ डिस्कशंस के पॉइंट्स बन सकते थे, तो एक तो यही पॉइंट था कि गॉस लॉ लगाना है तो चार्ज को बंद होना चाहिए, तो क्लोज बॉडी होगी तभी तो चार्ज बंद होगा। स्फीयर जैसी क्लोज बॉडी क्यों ली, तो मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चारों तरफ होती हैं, और जब हम कभी किसी एरिया का सिलेक्शन करते हैं इस पर्पज से कि भाई उस एरिया से लिंक होने वाली सारी लाइनें, जितनी भी लाइनें अपने पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वो सब फ्लक्स हो जाए, कोई भी लाइन बेकार नहीं जानी चाहिए। तो स्फीयर के अलावा और कोई चॉइस हो नहीं सकती थी, एंड दैट इज व्हाई हियर चार्ज को बंद करने के लिए जो सरफेस हमने ली वो स्फीयरिकल। बाकी कैलकुलेटिव अप्रोच थी, कैलकुलेशंस करते गए, और आखिरी में ये कूलाम्स लॉ मिला। इस पूरी कहानी में इक्वेशन नंबर 1 गॉस लॉ है, उसी से आगे बढ़ते गए और कूलाम्स लॉ आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस पर, और अगला जो एप्लीकेशन है उसके पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, जल्दी से उनको जान लेते हैं। देखो, एक डेफिनेशन होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम इसको लैम्डा से लिखेंगे। और एक डेफिनेशन है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम इसको सिग्मा से लिखेंगे। ये जो सिंबल बना है ये सिग्मा होता है। और एक छोटा सा और टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हम इसको रो से लिखेंगे, रो, इसको रो पर, ये सिग्मा है, उधर को लेना। तो क्या होते हैं जरा देखिएगा। जैसे मान लो आपके पास में ऐसा मटेरियल है जिसमें मेनली लंबाई है, तो बताइए ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनमें मेन लंबाई होती है। आंसर है वायर हो गए। तो हमारे पास में ये वायर है, तो आपको पता है कि वायर में जो मेन होता है वो लंबाई होती है, और जिन ऑब्जेक्ट्स में, जिन वस्तुओं में मेन लंबाई होती है वो लीनियर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे ये जो मार्कर है वो लीनियर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मेन क्या है, लंबाई। हम ये नहीं कहते कि इसमें थिकनेस नहीं है, लेकिन आप इस मार्कर को मेनली अगर देखें तो इसके पास लंबाई है। आपके पास जो पेंसिल है उसमें मेन क्या होता है, लंबाई। तो जिन ऑब्जेक्ट्स के पास में मेन लंबाई होती है अदर के कंपेयर में, मार्कर के पास में लंबाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डायमीटर। ठीक, वायर जो होते हैं उनके पास लंबाई ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डायमीटर। तो जिन वस्तुओं में लंबाई मेन होती है उनको कहते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट। तो जब हम लीनियर वाले ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं, तो
चार्ज जो हम देते हैं वो उनकी लंबाई में जाके फैल जाता है। जैसे मान लो ये वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो L है और हमारे पास में कुछ चार्ज पड़ा हुआ है Q वैल्यू का, हमने इसको दे दिया, ये सारा का सारा चार्ज इसकी लंबाई में जाकर के फैल जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर गिवन चार्ज जो तुमने दिया है, गिवन चार्ज वैल्यू यानी कि Q अपॉन लेंथ ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल को आपने चार्ज दिया है उसकी लंबाई कितनी है, मान लेते हैं 10। तो डेफिनेशन बना सकते हो आप यहाँ से, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी। चलिए मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता नहीं हूँ, लेकिन एक बार आपके साथ मैं उसको डिफाइंड कर देता हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड लेंथ ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर आप इसके यूनिट्स के बारे में बात करें तो जो चार्ज आप दे रहे हैं वो कूलाम होगा और जो लेंथ है वो मीटर होगा, तो कूलाम अपॉन मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो वैलिड होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वैलिड फॉर लंबाई वाले ऑब्जेक्ट। तो बच्चों लंबाई वाले ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लीनियर ऑब्जेक्ट। लीनियर चार्ज डेंसिटी वैलिड है फॉर द लंबाई वाले ऑब्जेक्ट। लंबाई वाले ऑब्जेक्ट में हमारे पास वायर हो गया, हमारे पास में रॉड हो गया। लंबाई वाले जो ऑब्जेक्ट है मेनली इनके पास में लेंथ होती है, तो वायर, रॉड, ये सब लेंथ वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और भी अगर कोई एग्जाम्पल, पेंसिल आपकी हो गई, मेरे पास जो मार्कर है वो लेंथ वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर जानना है तो उन वस्तुओं के बारे में सोचिए, उन ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए जिनके पास में मेन एरिया होता है। कई बार इस पर बात हुई है, जैसे आपकी जो कॉपी का पन्ना है उसमें मेन एरिया होता है, तो सामने हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसमें भी मेन क्या है, एरिया है। जिन वस्तुओं के पास, जिन ऑब्जेक्ट के पास मेनली एरिया होता है उसको कहते हैं सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास एक सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको चार्ज दिया, तो क्या होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास एरिया है तो सारा का सारा चार्ज एरिया में फैल जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या है, गिवन चार्ज वैल्यू यानी कि Q अपॉन में एरिया ऑफ मटेरियल, और एरिया ऑफ मटेरियल को मान लिया A। सिग्मा बराबर हो गया Q बाई A। Q किस में होगा, कूलाम में होगा, A फॉर एरिया मीटर स्क्वायर होगा। क्या डेफिनेशन बनेगी, द रेशियो ऑफ, यहाँ से बनाते हैं, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड एरिया ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किन लोगों के लिए काम करती है, तो वैलिड फॉर सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट। सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट मतलब एरिया वाले ऑब्जेक्ट। और जो लोग सुपरफिशियल होते हैं वो जनरली आप देखोगे चपटे होते हैं। जैसे मेरा ये बोर्ड जो है वो सुपरफिशियल है, तो देखने में कैसा चपटा है। आपकी कॉपी का पन्ना भी सुपरफिशियल है, तो कैसा चपटा है। जो लोग सुपरफिशियल होंगे वो डायमेंशनली आप देखोगे तो चपटे होंगे। ये हो गया आपका वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वन में क्या होगा। तो ये हो जाएगा रो बराबर गिवन चार्ज वैल्यू यानी कि कैपिटल Q अपॉन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के वॉल्यूम को हमने V से लिख दिया, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। Q बेटा कूलाम हो गया, और वॉल्यूम का SI क्या होता है, मीटर क्यूब, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। और जिन लोगों में, जिन वस्तुओं में वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूमेट्रिक होते हैं। तो
तो ये किन के लिए वैलिड है? तो ये वैलिड फॉर वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जिनमें वॉल्यूम पाया जाता है, मटेरियल का वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, तो मटेरियल में जिनके पास वॉल्यूम होता है तो उनके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा, लैम्डा और रो। जो अगला जो एप्लीकेशन है वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए ये बताना पड़ा। तो क्या है नेक्स्ट एप्लीकेशन, जरा देखिएगा। हमारे पास में एक चार्ज है और वो जो चार्ज है अपने पास वो लेंथ का है। तो हमारे पास में क्या गिवन है? गिवन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझो बात को, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसमें मेन लंबाई है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी फैला हुआ है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास में जो चीज है वो लंबाई वाली चीज ये है, मान लो सपोज कर लो वायर है, और इस वायर में चार्ज जो दिया गया है वो फैला हुआ है। ये देखिए चार्ज दिया गया है, फैला हुआ। कितना चार्ज दिया हुआ है भैया इस मोमेंट में? सपोज कर लिया है कि जो गिवन चार्ज है वो Q है और इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी? जो मान लिया इसकी जो लेंथ है वो L है, तो सारा का सारा चार्ज फैला हुआ है। अब हमें इससे कुछ दूरी पर, सपोज कर लिया R दूरी पर, हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है, और जो फोर्स लगाता है वो सोर्स का चार्ज होता है। तो ये जो लंबाई पर फैला हुआ चार्ज है, इस चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, मतलब इस चार्ज ने जो फोर्स लगाया है टेस्ट चार्ज पर वो चाहिए, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज। ये काम हमें करना है, और ये काम हमको करने के लिए हम इसमें गॉस लॉ लगाएंगे, इसलिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन हो गया। तो गिवन चार्ज, गिवन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमसे पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये रहा क्वेश्चन आपका। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। देखो डायग्राम में ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये तो लीनियर चार्ज हो गया। देखो इससे जो डिस्टेंस हमने ली है, ये जो डिस्टेंस r ली है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से, और ये जो लेंथ वाली चीज़ है लीनियर चार्ज में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कोई लंबाई वाली चीज़ है। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो लेंथ वाली जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ये काम हमको करके दिखाना है, और इसको करने के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे, इसलिए ये गॉस लॉ का अगला एप्लीकेशन है। तो कैसे करेंगे? समस्या है कि गॉस लॉ तो तब लगेगा जब चार्ज जो है वो बंद होगा क्लोज बॉडी से। इस डायग्राम को हम दोबारा रिपीट करते हैं। ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी लैम्डा के बारे में बातें होंगी। ये देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर चार्ज फैला हुआ, चलो इसको नाम दे देते हैं AB। तो लेंथ AB पर Q चार्ज फैला हुआ है, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया जो चार्ज हमने दिया है वो Q, और लेंथ जो ले रखी है वो L।
और इस लेंथ से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मान लिया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं 1 कूलम। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें ये काम करना है गॉस लॉ से। आपके सिलेबस में ये पूरा जो काम है वो गॉस लॉ से ही है, इसलिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपसे ये नहीं कहता है कि आप इसको कैसे निकालो, तो हमेशा गॉस लॉ से चलना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारा का सारा काम गॉस लॉ से किया जाएगा। अब गॉस लॉ तो तब लगेगा बच्चों जब चार्ज ये बंद हो जाए। तो एक्सपर्ट से पूछा गया कि यहाँ पर हम चार्ज को बंद करने के लिए जो सरफेस चुनेंगे उसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। जब हमने एक्सपर्ट से पूछा कि आप ये बताइए कि इस लंबाई वाले चार्ज को बंद करने के लिए हम किस तरीके की सरफेस को चुनें, तो आंसर आया सिलिंड्रिकल ले लो, सिलिंड्रिकल ले लो। तो ये जो सिलेंडर हमने बनाया है ये गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर ही क्यों ले लिए, क्या वजह है? चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझिए। लंबाई में चार्ज फैला हुआ है। जब लंबाई में चार्ज फैला हुआ तो समझो ये एक चार्ज का छोटा सा टुकड़ा है। मैं बोर्ड पर भी डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये लंबाई में चार्ज है, ये इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड की लाइनें होंगी। फिर इसके नीचे एक चार्ज का टुकड़ा है, इसकी भी फील्ड की लाइनें होंगी। तो जब चार्ज लंबाई में फैला हुआ है तो पहला वाला टुकड़ा चार्ज की लाइनें हैं चारों तरफ, उसके नीचे जो दूसरा टुकड़ा है उसमें भी चार्ज की लाइनें हैं। तो जब आप सिलेंडर बनाओगे, जैसे ही आप सिलेंडर बनाओगे ये सारी की सारी जो लाइनें होंगी उस सिलिंड्रिकल सरफेस के साथ कितने डिग्री पर होंगी? 90 डिग्री पर। केवल एक ही वजह होती है, केवल एक ही वजह ये होती है कि जब हमको ये मौका मिलता है कि हमें कोई सरफेस अपने मन से सोचनी है, तो हमेशा में एक ऐसी सरफेस का सिलेक्शन करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बर्बाद ना हो। तो जब लेंथ में चार्ज होता है तो सारी की सारी लाइनें जो चार्ज, भाई देखो अगर मैं कहता हूँ कि 10 कूलम चार्ज है और वो लेंथ में फैलेगा, जब लेंथ में 10 कूलम चार्ज फैलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, कुछ अमाउंट यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, और इसकी जो फील्ड की लाइनें होंगी सब ऐसी ही होती है, सब ऐसी जैसे मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जब आप चारों तरफ सिलेंडर बनाओगे तो सारी की सारी लाइनें वो सिलिंड्रिकल सरफेस के साथ क्या हो जाएंगी? 90। ये तो डिस्कशन की बात है, नहीं तो आपके जो कुछ कंपटीटर हैं वो इसको सीधे याद रखते हैं, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल क्यों है। एक्सपर्ट्स ने इसको कुछ सोच समझ के ही बता रखा है कि गॉसियन सरफेस तुमको ऐसी लेनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है वो केवल यही है कि जब कभी भी हमारे ऊपर ये बाउंडेशंस आती है कि इस वाली जगह पर गॉसियन सरफेस ऐसी लेना और नेक्स्ट कहीं पर कुछ सिचुएशन तो ऐसी लेना, उसके पीछे केवल एक ही फंडा काम करता है कि सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के साथ 90 बनाए, एक ही वजह होती है। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस ले ली। जैसे मैंने गॉसियन सरफेस ली तो पूरा का पूरा चार्ज जो है ये क्लोज बॉडी में बंद हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा भाई गॉस लॉ से कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0 इनटू में सिग्मा क्यू, 1/ε0 सिग्मा क्यू बच्चों वो चार्ज होता है जो बंद होता है। देखो यहाँ पे कौन बंद है? ए बी बंद है। किसके अंदर बंद है? सिलेंडर के अंदर बंद है। सिलेंडर क्या होता है? क्लोज सरफेस होता है। तो ए बी पर कितना चार्ज है? क्यू। जब ए बी बंद हो गया तो यानी कि कैपिटल क्यू चार्ज बंद हो गया, यहाँ पर आ गया कैपिटल। अच्छा अभी आपने देखा था कि 5 की जगह पर लिख सकते थे इंटीग्रेशन ई डी। इसके पहले वाले केस में आपने देखा था कैसे लिख सकते थे, वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दोबारा नहीं। और आगे चलते हैं, ई डी कॉस थीटा,
थीटा से निपट लेते हैं। देखो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये वाला चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और यहीं पर हम एक छोटा सा एरिया भी ले लेते हैं, जैसे कि वहां लिया था, जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ होगा। छोटा सा एरिया वेक्टर, छोटे से एरिया पर एरिया वेक्टर डी है, बिल्कुल जैसे पीछे वाले एप्लीकेशन के तरीके से कि हमें इस पूरे सिलेंडर में छोटा सा हिस्सा लेना है। तो जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे, हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। आप देख सकते हैं डी ए, छोटा सा एरिया डी ए, और छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा उसको क्या लिखा, डी ए, ऊपर वेक्टर लगा दिया। और यहीं पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। तो दोनों लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आपस में क्या बना रहे हैं, सेम टू सेम एंगल यानी जीरो। तो यहाँ पर आ गया जीरो, ई डी कॉस 0 1 हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन। ये रिजल्ट रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन ई डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन। एक बार फिर से ई को बाहर कर लेते हैं, क्यों ई को बाहर कर लेते हैं, क्या रीजन है, वही रीजन है। आप आर डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो डिस्टेंस तुमने आर फिक्स कर ली है, तो अगर पोजीशन फिक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पोजीशन डिपेंडेंट होती है, बताया जा चुका है। तो ये आया कि अब जरा इसको समझो और देखो क्या है। केवल डीए का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया। ये जो छोटा सा एरिया आपने लिया है, ये जो छोटा सा एरिया डीए, तो डीए का मतलब है छोटा सा एरिया। लेकिन जब इंटीग्रेशन लग गया तो पूरा पूरा एरिया, तो पूरी पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, तो ये अपनी जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी है, सिलिंड्रिकल है। और बच्चों सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। आर माने होता है रेडियस, एल माने होती है लंबाई। यहाँ पर इसकी जगह पे फंडा लगा 2 पाई आर फॉर रेडियस। ये जो डिस्टेंस है वही सिलेंडर की रेडियस बन जाएगी। और एल ए बी जो लेंथ है, जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी लेंथ हमारे सिलेंडर की होगी, जो कि एल है। क्यू बाई एप्सिलॉन, ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। अब देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, साथ में आर। देखो जो लिखा ऊपर वही नीचे भी लिखा, सेटिंग लेकिन चेंज की तो ये देखो क्यू बाई एल लैम्डा बन गया, तो ई बराबर हो गया 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अच्छा हमारी जो आदत है, हमें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हटा हुआ है 9 10 की पावर 9, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। देखिए नीचे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे, या आप ऐसे सोचो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा। ये आ गया अपना आंसर। भाई ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। और यही तो हमारा टारगेट था, गिवन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एटम। तो ये रिजल्ट्स आ गया, और इस रिजल्ट को लाने के लिए हमने पूरा का पूरा गॉस लॉ यहाँ पे यूज़ किया है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप गॉस लॉ लगाओगे तो चार्ज बंद होना चाहिए। कभी कभी आपके सामने सिचुएशन ऐसी होगी कि चार्ज जो है अपने आप ही हमको इनक्लोज मिलेगा, बंद मिलेगा। लेकिन अगर कभी चार्ज बंद नहीं है तो चार्ज को बंद करने के लिए जो सरफेस हम चुनते हैं वो गॉसियन सरफेस होती है। और एक्सपर्ट्स बहुत सोच समझ करके डिसीजन दे चुके हैं कब हमें कौन सी गॉसियन सरफेस चुननी चाहिए। पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल लिया था इसके पहले वाले एप्लीकेशन में, और ये लंबाई वाले चार्ज में गॉसियन सरफेस को सिलिंड्रिकल लिया। और क्यों लिया ये हमने डिस्कस किया। तो ये आज की क्लास में आपके 2 एप्लीकेशंस थे, इनको देखिए और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा।